प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 12 में वर्णित साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध बाजार दर्शन से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार का परिचय हमने वीडियो भाग 1 में प्राप्त किया है। हमने इनके व्यक्तित्व के बारे में जाना, इनके कृतित्व के बारे में जाना। वीडियो भाग नंबर 2 में हमने साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध बाजार दर्शन का पहला भाग पढ़ा है और इसका आगामी भाग हमने वीडियो नंबर 3 में पढ़ा है। आइए आज हम साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध बाजार दर्शन से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करें। पहला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। बाजार का जादू काम करता है आंख के रास्ते, और जब आंख के रास्ते ये बाजार का जादू काम करता है तो मनुष्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर हमें लिखना है। बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य उसके आकर्षण में फंसकर अनावश्यक और अनुपयोगी यानी फालतू चीजों को खरीदता जाता है। बाजार का जादू काम करता है आंख के रास्ते से। बाजार में सजी धजी वस्तुओं का आकर्षण आंख के माध्यम से व्यक्ति को लुभाता है और वह इस आकर्षण में फंसकर अनुपयोगी और फालतू वस्तुओं की खरीदारी भी कर लेता है। साथ ही वह सोचता है कि बाजार में बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध है और उसके पास में बहुत कम वस्तुएं हैं, बहुत कम चीज़ें हैं। परंतु जब बाजार का जादू उतर जाता है, व्यक्ति जब अनावश्यक और फालतू चीज़ें खरीद लेता है और उसके पश्चात जब बाजार का जादू उतर जाता है, तब वह इस बात को अच्छी तरह समझ जाता है कि उसके द्वारा बहुतायत में खरीदी गई फैंसी वस्तुओं से आशय है कलात्मक वस्तुएं, इनसे आराम बढ़ने के स्थान पर उसे असुविधा ही होती है। यानी ये वस्तुएं फैंसी वस्तुओं से आराम बढ़ने के बजाय उसे असुविधा में डालने वाली ही लगती है। तो इस प्रकार से बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य इस प्रकार से प्रभावित होता है। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। इस पाठ में हमने पढ़ा, बाजार दर्शन पाठ में हमने पढ़ा, एक भगत जी हैं जो चूर्ण बेचने का काम करते हैं। तो उनके व्यक्तित्व का कौन सा ऐसा सशक्त पहलू उभर कर सामने आता है, क्या उसे हमें बताना है। क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। क्या भगत जी का आचरण शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। बाजार में भगत जी का जो हमने व्यक्तित्व देखा, भगत जी के व्यक्तित्व में बहुत सारी उल्लेखनीय चीज़ें शामिल रही है। भगत जी बाजार में आंख खोलकर चलते हैं। कहा जाता है कि बाजार का जादू आंख के रास्ते ही काम करता है। साथ ही साथ यहाँ कहा जा रहा है कि भगत जी भी पूरी तरह से आंख खोलकर ही बाजार में चला करते हैं, लेकिन वे बाजार की चमक दमक को देखकर भौचक्के नहीं होते। भौचक्के होने से आशय है किसी वस्तु के आकर्षण में बंद कर उसे लगातार टकटकी लगा करके अपलक देखते रहना, इस प्रकार से वो भौचक्के नहीं होते हैं और उन पर बाजार का जादू भी नहीं चलता है। वे सहज भाव से संतुलित होकर सजे धजे बाजार को देखते हैं, परंतु उनके मन में किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षण का भाव, चाह का भाव नहीं होता है। वे खुली आंख, संतुष्ट मन और प्रसन्न हृदय से, वे खुली आंख, संतुष्ट मन और खुले हृदय से चौक बाजार में चले जाते हैं। चौक बाजार से उन्हें जो सामग्री खरीदनी होती है, काला नमक तथा जीरा, ये उन्हें खरीदना होता है। एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुककर जीरा और काला नमक खरीद लेते हैं। उनके लिए बाजार की उपयोगिता केवल काला नमक और जीरा खरीदने तक ही सीमित है।
अब चांदनी चौक का सारा आकर्षण उनके लिए अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि उन्हें अन्य किसी वस्तु की चाहत नहीं है, न उन्हें अन्य कोई वस्तु खरीदनी। इसलिए चांदनी चौक का सारा आकर्षण अब भगत जी के लिए अर्थहीन हो जाता है। भगत जी के व्यक्तित्व का यह सशक्त पहलू समाज में शांति स्थापित करने में सहायक हो सकता है। यदि लोग अनावश्यक वस्तुओं को खरीद कर संग्रह नहीं करे तो समाज में स्पर्धा नहीं बढ़ेगी। अनावश्यक वस्तुओं की अभाव और उनकी कृत्रिम अभाव का स्थान नहीं हो पाएगा, वस्तुओं का बनावटी अभाव नहीं होगा और चोर बाजारी भी रुकेगी। इससे ग्राहकों का शोषण रुकेगा और ग्राहकों के साथ ठगी भी नहीं होगी। ग्राहकों का शोषण रुकेगा और ठगी नहीं होगी। महंगाई पर नियंत्रण भी होगा। परिणाम स्वरूप समाज में शांति बनी रहेगी। भगत जी के इस सशक्त पहलू को यदि सब लोग इसी प्रकार से उपयोग में लाएं, यदि उनके सशक्त पहलू का, व्यक्तित्व के सशक्त पहलू का अनुसरण करें, तो इससे समाज में शांति स्थापित हो सकेगी। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किस बात में है? बाजारूपन का तात्पर्य है ऊपरी चमक दमक और कोरा दिखावा करके बाजार नामक संस्था को भ्रष्ट करना, जिसमें ग्राहक का शोषण और ग्राहक के साथ कपटपूर्ण व्यवहार करना, इसे बाजारूपन कहा जाता है। बाजारूपन का तात्पर्य है ऊपरी चमक दमक और कोरा दिखावा करके बाजार नामक संस्था को भ्रष्ट करना। बाजार का लक्ष्य मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। रुपए की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करके अनुपयोगी और अनावश्यक वस्तुओं को बहुतायत से खरीदने से बाजार के स्वरूप में विकार उत्पन्न होता है। ऐसे लोग जिनको वस्तुओं की वास्तव में आवश्यकता है, वे उन वस्तुओं को नहीं खरीद पाते, क्योंकि जिन लोगों को उन वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में, बहुतायत में उन लोगों द्वारा उन वस्तुओं को खरीद लिया जाता है। इससे बाजार में कमी उत्पन्न हो जाती है और इस प्रकार से बाजार के स्वरूप में एक विकार उत्पन्न हो जाता है। इसे ही बाजारूपन कहा जाता है। जो व्यक्ति अपनी ज़रूरत के बारे में लोगों की आवश्यकता पूरा करना ही बाजार की सार्थकता है। जो लोग बाजार की चकाचौंध में न आकर अपनी आवश्यकता की ही वस्तुएं बाजार से खरीदते हैं, इसी प्रकार दुकानदार भी ग्राहकों को उचित मूल्य पर उनकी आवश्यकता के अनुसार चीज़ें बेचते हैं। उन्हें लोभ लालच में ठगते नहीं हैं। इसमें बाजार की सार्थकता है। बाजार की सार्थकता इसी बात में है कि जिस व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता है वह उसी वस्तु को खरीदे और बाजार में जो विक्रेता है वह भी अनावश्यक ग्राहकों को लालच में लाकर अनावश्यक और फिजूल की वस्तुएं नहीं बेचे। उचित मूल्य पर ही वस्तुओं का क्रय और विक्रय किया जाए। इस प्रकार तभी लोभ और लालच में दुकानदार ग्राहक को ठगे नहीं, इसमें ही बाजार की सार्थकता है। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। किसी भी व्यक्ति का कौन सा लिंग है, कौन सा धर्म है, वह किस क्षेत्र का है, उसका धर्म क्या है इत्यादि बाजार नहीं देखता। बाजार देखता है कि उस व्यक्ति की क्रय शक्ति कितनी है, उसकी जेब में पैसा कितना है। क्रय शक्ति को इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? बाजार का काम है वस्तुओं का विक्रय करना। बाजार में वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। बाजार एक ऐसी संस्था है जहां सभी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जाते हैं, वस्तुओं को खरीदने जाते हैं, वस्तुओं को बेचने जाते हैं। वहां किसी ग्राहक का धर्म, जाति, क्षेत्र और लिंग नहीं देखा जाता। बाजार में मनुष्य के पास एक ही चीज देखी जाती है और वह है उसकी क्रय शक्ति, अर्थात उसके पास में कितना धन है, कितना पैसा है, जिस पैसे का उपयोग कर वह चीज़ों को खरीद सकता है।
और वह है पैसा। चीज़ों को खरीदने पर व्यय कर सकता है। जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग का भेद न रहने से बाजार सामाजिक समरसता का परिचायक कहा जा सकता है। परंतु हम एक बात से पूरी तरह सहमत नहीं हैं, क्योंकि क्रय शक्ति न रखने वाला, जिस व्यक्ति की क्रय शक्ति नहीं है, जिसके पास धन का अभाव है, वह स्वयं को दूसरों से हीन समझता है, धनी लोगों से हीन समझ सकता है। आर्थिक सामर्थ्य की दृष्टि से अमीर और गरीब ग्राहकों में यहाँ भी भेदभाव देखा जा सकता है, जिससे उनमें निराशा का कुछ भाव भी आ सकता है। ऐसे लोग जो धनी लोग हैं, ऐसे लोग जो निर्धन लोग हैं, दोनों के बीच में एक अंतर स्पष्ट रूप से समाज में देखा जा सकता है। जो निर्धन लोग हैं उनमें निराशा और कुंठा की भावना भी देखी जा सकती है। बाजार में अमीर और गरीब ग्राहकों में भेदभाव बढ़ता है। इससे क्षमता की हानि होती है, इससे सामाजिक समता की हानि भी होती है, इससे सामाजिक समता की हानि होती है। अगला प्रश्न है, आप अपने और समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। जब पैसे को आपने शक्ति के रूप में महसूस किया। और दूसरा प्रश्न है, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न में हमें अपने जीवन का अनुभव जोड़कर, जैसा अनुभव हमें है उसके अनुसार इसका उत्तर अपने स्वयं के शब्दों में मौलिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, शक्ति के परिचायक पैसे को शक्ति माना जाता है। उसके बल पर संसार में कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, यह भी पूर्णतः सत्य नहीं है। पैसे के बल पर कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जिनके पास बहुत अधिक मात्रा में पैसा है, धन है, उनके बच्चे कीमती मोटर कारों में, अधिक महंगे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। धनाढ्य व्यक्ति अपने बच्चों को अधिकाधिक फीस दे करके और प्रसिद्ध पब्लिक स्कूलों में पढ़ाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके पास खूब सारा धन है, जो धनाढ्य लोग हैं, वे पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को बहुत मोटी फीस दे करके पढ़ाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि धनबल पर डॉक्टर, इंजीनियर व अन्य पदों पर लोग नियुक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन गरीब के बच्चे साधारण स्कूलों में बहुत चुनौतीपूर्ण स्थितियों में पढ़ पाते हैं। इससे पैसे की शक्ति का परिचय सहज रूप में ही हमें देखने को मिल जाता है। जब पैसे की शक्ति काम नहीं आती, कई बार पैसे की शक्ति काम नहीं आती है। ऐसे भी उदाहरण है जहां पैसे की शक्ति काम नहीं आती है। मुंशी प्रेमचंद की नमक का दरोगा कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण हो सकता है। पंडित अलोपदीन दरोगा बंसीधर की ईमानदारी के सामने असहाय हो गए थे। दरोगा बंसीधर के सामने पैसे की शक्ति काम नहीं आई। पाठ के आसपास के प्रश्न देखते हैं। बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या न जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। मन खाली हो, एक स्थिति ऐसी हो सकती है मन खाली हो। एक स्थिति ऐसी हो सकती है मन खाली न हो। एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि मन बंद हो, और एक स्थिति ऐसी हो सकती है जब मन में नकार हो। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको अपने जीवन के अनुभवों के अनुसार ही प्रस्तुत करना होगा, जिसमें मौलिक विचार और आप अपने शब्दों को क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करें। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब मन खाली हो, जब अपनी आवश्यकता का स्पष्ट ज्ञान न हो, जब व्यक्ति को अपनी आवश्यकता का स्पष्ट ज्ञान न हो, उसे किस उद्देश्य के लिए बाजार जाना है, बाजार से क्या वस्तु खरीद करके लानी है, जब ऐसी स्थिति हो, जब अपनी आवश्यकता का स्पष्ट ज्ञान न होने पर बाजार के आकर्षणवश खरीदारी की जाती है, उस अवस्था को मन का खालीपन होना कहा जाता है। जेब में खूब पैसा होने पर ही यह स्थिति आती है। उदाहरण के लिए, एक दिन मैं
महंगा खिलौना खरीद कर लाया। 1-2 दिन वह ठीक ठीक चला, परंतु उसके बाद वह खिलौना खराब हो गया। इस तरह इसे खरीदने में पैसा व्यर्थ ही खर्च कर डाला। जेब में पैसा था, इसलिए उस पैसे को व्यर्थ में ही खर्च कर डाला। और ये स्थिति इसलिए बनी क्योंकि मन खाली था। अगला जिसे हमें उत्तर में लिखना है, मन खाली न हो। जब मन खाली न हो तब, मन खाली न होने से व्यक्ति बाजार की चकाचौंध से आकृष्ट नहीं होता। मन खाली न होने से मतलब होता है व्यक्ति के मन में किसी वस्तु का अभाव नहीं है, कोई स्थान रिक्त नहीं है, किसी प्रकार की चाहत नहीं है। जब किसी वस्तु का अभाव ही नहीं है, मन किसी वस्तु को देखकर आकर्षित ही नहीं हो रहा, आकृष्ट ही नहीं होता है, तथा फिजूल की चीज़ों को भी वह नहीं खरीदता। जैसे मैं प्रतिदिन केवल फल और सब्जी खरीदने के लिए ही बाजार जाता हूँ और केवल फल सब्जियां ही खरीदकर बाजार से वापस लौट आता हूँ। मैं बाजार की अन्य किसी भी चीज़ को नहीं देखता, यानी खरीदारी करने के उद्देश्य से मैं किसी भी वस्तु को नहीं देखता। इस प्रकार इन प्रश्नों में विद्यार्थियों के मौलिक अनुभव उनके खुद के शब्दों में व्यक्त किए जाने चाहिए। मन बंद हो। जब मन बंद हो तो ऐसी स्थिति में कोई भी चीज़ खरीदना अच्छा नहीं लगता है। बाजार की सजावट एवं रोशनी फीकी लगती है, कोई भी वस्तु आकर्षक नहीं लगती। ऐसी स्थिति होने पर वह व्यक्ति बाजार से बिना कोई खरीदारी किए तुरंत लौट आता है। मन में नकार हो, और जब मन में नकारात्मक भाव हो तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति बाजार में जाकर कोई खास खरीदारी नहीं करता है। मन में नकारात्मक भाव रखने से बाजार पूरी तरह छल कपट वाला लगता है। कुछ दिन पूर्व मेरे एक परम मित्र चल बसे थे। चल बसने का आशय है निधन हो गया था। मन, उनके निधन होने से मन बहुत व्याकुल था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। शहर के बड़े बाजार से गुजर रहे थे तो वहाँ सुसज्जित बहुत सारी वस्तुएं दिखाई पड़ रही थी, लेकिन कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं करती थी। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। इस प्रकार का जो भाव होता है उसे मन में नकार होना कहा जाता है। बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है? आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हैं, या आप किस श्रेणी का ग्राहक मानती हैं? बाजार दर्शन पाठ में 4 प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है। कौन कौन से हैं 4 प्रकार? पहला प्रकार है संयमी और बुद्धिमान ग्राहक, जो बहुत संयम से और बहुत बुद्धिमत्ता के साथ में बाजार में खरीदारी का कार्य करते हैं। दूसरे हैं आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदने वाले ग्राहक। ऐसे ग्राहक जो ज़रूरत के अनुसार ही, अपनी ज़रूरत के अनुसार ही वस्तुएं खरीदते हैं। तीसरा है बाजारूपन बढ़ाने वाले ग्राहक। बाजार में छल और कपट बढ़ाने वाले ग्राहक, बाजार में लालच, लोभ के माध्यम से छल और कपट बढ़ाने वाले ग्राहक। चौथा है परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करने वाले ग्राहक। मैं स्वयं को आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदने वाला ग्राहक मानता हूं। मैं उसी वस्तु को खरीदना पसंद करता हूं जिसकी मुझे ज़रूरत हो। गैर जरूरी और फालतू वस्तुओं को खरीदना मैं फिजूल खर्ची मानता हूं, और इस बात का मैं सदैव ध्यान भी रखता हूं। इसमें भी विद्यार्थियों द्वारा मौलिक अनुभव के अनुसार ही उत्तर प्रस्तुत करना चाहिए। आप बाजार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति से अवश्य परिचित होंगे। मॉल की संस्कृति और सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति में क्या अंतर पाते हैं? एक तो है मॉल की संस्कृति और दूसरा होता है सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति। इसमें आप क्या अंतर पाते हैं? परचेजिंग पावर आपको किस तरह के बाजार में नज़र आता है? जो बाजार की भिन्न भिन्न संस्कृतियों से हम बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। मॉल की संस्कृति विदेशी संस्कृति है जिसमें चकाचौंध और दिखावे का प्रदर्शन होता है। मॉल की संस्कृति चकाचौंध और दिखावे की होती है, ये उच्च वर्गीय संस्कृति मानी जाती है। सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति स्वदेशी संस्कृति है, हमारे देश की संस्कृति है। मॉल में वस्तुओं का शानदार और चकाचौंध
बहुत सजावट के साथ में प्रदर्शन होता है, चमक दमक के साथ प्रदर्शन होता है, और वहाँ जाने वाले आँख के अंधे और गांठ के पूरे, यानी उनके पास जेब में खूब सारा धन होता है, और वो जो बाजार का जादू है उनकी आंख के रास्ते बहुत खूबसूरती के साथ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। वे अपनी शान का प्रदर्शन करने के लिए, वे अपने रुतबे का प्रदर्शन करने के लिए वहाँ जाना पसंद करते हैं। विदेशी और उच्च वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए वे मॉल से ही वस्तुएं खरीदना पसंद करते हैं। स्वाभाविक ही है कि वहाँ पर परचेजिंग पावर साफ नज़र आती है। जिन लोगों की परचेजिंग पावर अधिक है, जिनके जेब में बहुत अधिक मात्रा में पैसा है, वे लोग मॉल की संस्कृति से ही खरीदारी करना अधिक पसंद करते हैं। दूसरी ओर सामान्य हाट बाजार में वस्तुएं वाजिब दाम पर मिलती है। सामान्य बाजार साधारण जनता की ज़रूरतें पूरी करता है। हाट से उपयोगी और सस्ती चीज़ें खरीदी जा सकती है। तो हाट बाजार से उपयोगी और सस्ती चीज़ें खरीदी जा सकती है। जो प्रश्न पूछा गया है उसमें कि आप बाजार के भिन्न भिन्न संस्कृति से अवश्य परिचित होंगे, और उसके बाद पूछा कि माल की संस्कृति और सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति में क्या अंतर है, और फिर आगे पूछा जा रहा है कि परचेजिंग पावर आपको किस तरह के बाजार में नज़र आती है। तो परचेजिंग पावर हमें मॉल वाले बाजार में नज़र आती है। अगला प्रश्न है, लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। यह प्रश्न भी आपकी तर्क क्षमता पर आधारित है, आपके अनुभव और विचारों पर आधारित है। इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपने शब्दों में जीवन के अनुभव को आधार बनाते हुए क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करें। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। लेखक का यह कथन सही है। बाजार में चीज़ों का मूल्य मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर निर्धारित होता है। मांग कम, पूर्ति अधिक तो चीज़ें सस्ती, और मांग अधिक, पूर्ति कम तो चीज़ें महंगी। मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर ही बाजार काम करता है। बाजार में चीज़ों का मूल्य मांग और पूर्ति के अनुसार ही निर्धारित होता है। यदि मांग कम होगी, पूर्ति अधिक मात्रा में होगी तो चीज़ें सस्ती होंगी। यदि मांग अधिक होगी और पूर्ति कम होगी तो चीज़ें महंगी हो जाएगी। इस नियम का लाभ उठाकर लालची और चालाक दुकानदार ग्राहकों का शोषण करते हैं। वे माल को छिपाकर बनावटी कमी दिखाते हैं तथा मांग पूरी न होने पर चीज़ों के दाम अनाप शनाप बढ़ा देते हैं। इस प्रकार आवश्यकता शोषण का कारण बन जाती है। अगला प्रश्न है, स्त्री माया ने जोड़े माया। यहाँ माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थितिवश है। वे कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती है जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती है? स्त्री माया ने जोड़े। यहाँ माया शब्द का अर्थ घर में काम आने वाली वस्तुओं से है, घर में उपयोग में आने वाली दैनिक वस्तुओं से है। इन सब वस्तुओं को एकत्र करके घर की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा सकती है। घर की परिस्थिति का ज्ञान पुरुष की अपेक्षा स्त्री को अधिक होता है। वह वस्तु की उपयोगिता के बारे में पुरुष की अपेक्षा बहुत अच्छी तरह से अधिक जानती है। ऐसी दशा में चीज़ें खरीदकर घर में रखना उसका कर्तव्य होता है। भविष्य में महंगे होने के भय से भी गृहिणियाँ अधिक चीज़ें खरीदकर एकत्र कर लेती है, परंतु इसे माया जोड़ना नहीं कहा जा सकता। इसे तो एक कुशल गृहिणी द्वारा अपने घर में उपयोग ली जाने वाली वस्तुओं का सही प्रकार से एकत्र करना ही कहा जाएगा। फिजूल खर्ची करने वाली स्त्रियों पर माया जोड़ने की बात लागू होती है। ऐसी स्त्रियां जो अनावश्यक ही फालतू वस्तुएं खरीदारी करने में अधिक रुचि रखती है, उन्हीं स्त्रियों पर माया जोड़ने वाली बात लागू होती है। बाकी अन्य स्त्रियों पर ऐसी बात लागू नहीं होती।
प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 12 जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध बाजार दर्शन से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। अगले वीडियो में हम अध्याय 13 साहित्यकार धर्मवीर भारती द्वारा रचित रचना काले मेघा पानी दे लेकर बहुत ही शीघ्र आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।